नमस्कार। आज हमारे सामने जो कागजात हैं वे सीधे भारतीय रेलवे की रिसर्च, डिजाइन और स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO से आए हैं। जी। ये हमें लोको पायलट राजू कुमार जी ने भेजे हैं और उनका सवाल बहुत ही सीधा और काम का है। वो WAP7, WAG9, WAP4 और WAG7 जैसे बड़े इलेक्ट्रिक इंजनों का मेंटेनेंस आखिर होता कैसे है। बिल्कुल। ये जो ट्रिप इंस्पेक्शन से लेकर बड़े बड़े ओवरहॉल होते हैं, उनका नया टाइम टेबल क्या है। तो आज हम सिर्फ नंबरों की लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इन कागजों में छुपी एक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी है भारतीय रेलवे की अपनी तकनीक पर बढ़ते भरोसे की। जी। ये सिर्फ दिनों और किलोमीटर का हिसाब नहीं है। नहीं। ये शेड्यूल रेलवे की सुरक्षा, कुशलता और इन शक्तिशाली मशीनों की लंबी उम्र की रीढ़ है। और जो रिपोर्ट हमारे पास है वो 13 अक्टूबर 2020 की है, जी। जिसमें पुराने और नए शेड्यूल की तुलना की गई है। अच्छा। इससे ये साफ पता चलता है कि रेलवे लगातार अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर और आधुनिक बना रहा है। ये एक तरह से इन लोकोमोटिव्स का हेल्थ चार्ट है जो समय के साथ बदल रहा है। ठीक है, तो एक एक लोको के इस हेल्थ चार्ट को देखने से पहले चलिए इन कुछ भारी भरकम शब्दों को आसान बनाते हैं। हाँ जरूर। ये ट्रिप इंस्पेक्शन, माइनर शेड्यूल यानी IA, IB, IC और मेजर शेड्यूल यानी TOH, IOH, POH आखिर है क्या? सुनने में किसी सीक्रेट कोड जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस से जोड़कर समझ सकते हैं। ट्रिप इंस्पेक्शन सबसे बेसिक है। अच्छा। समझिए आप एक लंबी रोड ट्रिप से वापस आए हैं और हवा, पानी, तेल चेक करवाते हैं। ये वही है, हर चक्कर के बाद एक बुनियादी जांच। और ये माइनर शेड्यूल IA, IB, IC? ये आपकी गाड़ी की हर 3-6 महीने पर होने वाली छोटी मोटी सर्विसिंग की तरह है। IA सबसे जल्दी, फिर IB और फिर IC। मतलब ये रेगुलर चेकअप्स हैं? जी, ये नियमित हेल्थ चेकअप है ताकि किसी भी छोटी मोटी समस्या को बड़ा बनने से पहले ही पकड़ लिया जाए। ये सुनिश्चित करते हैं कि लोगों रोजमर्रा के काम के लिए एकदम फिट रहे। समझ गया। तो फिर TOH, IOH और POH ये बड़े ऑपरेशन हुए? एकदम सही, ये सबसे बड़े मेंटेनेंस है। TOH यानी ट्रिप ओवरहॉलिंग, समझिए हर कुछ साल में होने वाली एक बड़ी सर्विस है। ठीक है। IOH यानी इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, उससे भी ज्यादा गहरी जांच और मरम्मत का काम है, जैसे इंजन के कुछ हिस्सों को खोलकर चेक करना। और POH? और POH यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, ये तो समझिए गाड़ी को लगभग पूरा नया बनाने जैसा है। ये कई सालों या लाखों किलोमीटर चलने के बाद होता है, जिसमें लोगों को पूरी तरह से खोलकर हर पुर्जे की जांच करके उसे दोबारा तैयार किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब जब हम ये भाषा समझ गए हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं पैसेंजर ट्रेनों के बादशाह WAP7 से। इसके नए हेल्थ चार्ट में क्या लिखा है? WAP7 के लिए बदलाव काफी दिलचस्प है। इसकी जो छोटी मोटी जांच है उनमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। अच्छा, उनमें कोई बदलाव नहीं है? जी नहीं, ट्रिप इंस्पेक्शन पहले की तरह 4,500 किलोमीटर पर ही है और माइनर शेड्यूल IA, IB और IC भी क्रमशः 90, 180 और 270 दिनों पर ही होते हैं। रेलवे का मानना है कि नियमित जांच में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ये दिलचस्प है। मैं तो सोच रहा था भी शायद उन्हें भी बेहतर बनाया गया होगा। तो क्या इसका मतलब है कि सारा बड़ा एक्शन मेजर शेड्यूल में हो रहा है? बिल्कुल, असली कहानी बड़े शेड्यूल में ही है। TOH जो पहले 24 और 72 महीने में होता था, अब उसे बढ़ाकर 27 और 81 महीने कर दिया गया है। यानी हर सर्विस के बीच 3 महीने का अतिरिक्त समय। जी, इसी तरह IOH जो पहले हर 4 साल में होता था, अब रेलवे को लगता है कि लोको बिना किसी दिक्कत के 4.5 साल तक चल सकता है। तो हर बड़ी सर्विस के बीच 6 महीने का अतिरिक्त समय मिल रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़े ऑपरेशन यानी POH का क्या? उसमें कोई बदलाव नहीं है। WAP7 का POH पहले की तरह 108 महीने यानी 9 साल या 24 लाख किलोमीटर चलने पर ही होगा। तो कुल मिलाकर WAP7 के लिए संदेश साफ है। ये अब बड़ी सर्विस के लिए कम समय वर्कशॉप में बिताएगा और ज्यादा समय ट्रैक पर रहेगा। एकदम। तो WAP7 अब ट्रैक पर ज्यादा समय बिताएगा, जो यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन असली चुनौती तो माल ढुलाई में होती है। WAG9 जैसे बाहुबली लोको पर तो देश की अर्थव्यवस्था का भार है। क्या वहां भी हमें ऐसा ही भरोसा देखने को मिल रहा है? वहां तो भरोसे का स्तर एक अलग ही लेवल पर है। WAG9 में बदलाव बहुत बड़े और सोचने वाले हैं। इसके भी ट्रिप और माइनर शेड्यूल पहले जैसे हैं।
उनमें कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ भी सारा ध्यान मेजर शेड्यूल पर ही है। हाँ, और यहाँ बदलाव क्रांतिकारी हैं। सबसे पहले तो टीओएच को देखिए। पहले ये 24, 48, 96, 120 महीनों जैसे कई अलग अलग अंतरालों पर होता था। ये थोड़ा मतलब उलझाने वाला था। अरे वाह, पहले 2, 4, 8, 10 साल, और अब ये तो किसी ने बैठकर पूरी प्रक्रिया को ही नए सिरे से लिख दिया है। बिल्कुल, इससे तो शेड के प्लानिंग वालों की जिंदगी बहुत आसान हो गई होगी। अब इसे सीधा सरल करके 36, 108 और 180 महीने कर दिया गया है। यानी अब टोएस सिर्फ 3 साल, 9 साल और 15 साल पर होगा। जी, बहुत साफ और सरल। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अच्छा, और क्या बड़ा बदलाव है? आईओएच में भी कुछ हुआ है? आईओएच में किलोमीटर्स की शर्त को बदला गया है। पहला आईओएच अब 6 साल या 8 लाख किलोमीटर पर होगा, जबकि पहले ये 12 लाख किलोमीटर था। दूसरा 12 साल या 16 लाख किलोमीटर पर। यहाँ किलोमीटर कम किए गए हैं, शायद इसलिए कि इस दौरान ज्यादा गहन जांच की जरूरत महसूस की गई। लेकिन अब सुनिए सबसे बड़ी खबर। बताइए, पीओएच में क्या हुआ? WAG9 का POH यानी सबसे बड़ा ओवरहॉल पहले 144 महीने यानी 12 साल में होता था। हाँ, अब इसे सीधे 216 महीने यानी 18 साल पर कर दिया गया है। 1 मिनट, 12 साल से सीधे 18 साल, ये तो 50% की सीधी बढ़ोतरी है। जी बिल्कुल। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। क्या WAG9 के किसी खास हिस्से जैसे ट्रैक्शन मोटर या ट्रांसफॉर्मर की तकनीक में इतना बड़ा सुधार हुआ है कि रेलवे इतना बड़ा कदम उठा पा रहा है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। खासकर WAG9 में इस्तेमाल होने वाले IGBT आधारित ट्रैक्शन कन्वर्टर्स और बेहतर कूलिंग सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी ने इसे संभव बनाया है। अच्छा। ये पुर्जे अब पहले से कहीं ज्यादा टिकाऊ हैं और कम रखरखाव मांगते हैं। इसी भरोसे के दम पर रेलवे इन्हें 6 साल ज्यादा ट्रैक पर रखने का जोखिम उठा रहा है। कमाल है। मुझे याद है पुराने दिनों में एक लोको का POH एक बहुत बड़ी घटना होती थी। अब 18 साल पर POH होने का मतलब है कि एक लोको पायलट शायद अपने पूरे करियर में एक ही WAG9 का POH सिर्फ 1 या 2 बार ही देखेगा। वाह, ये विश्वसनीयता का एक अलग ही स्तर है। बिल्कुल। ये तो वाकई कमाल की बात है। अब नए इंजनों की कहानी तो हमने देख ली, पर उन पुराने योद्धाओं का क्या, जो आज भी भारतीय पटरियां पर दौड़ रहे हैं? WP4 की बात करते हैं। उसके शेड्यूल में क्या अपडेट है? WAP4 जैसे पुराने लेकिन भरोसेमंद लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। इसके लिए भी कहानी भरोसे की ही है। इसका ट्रिप इंस्पेक्शन 4500 किलोमीटर पर और माइनर शेड्यूल मतलब IA 60 डेज और IC 120 डेज पहले जैसे ही है। इसमें IB शेड्यूल नहीं होता? जी, इसमें IB शेड्यूल लागू नहीं होता। ठीक है, तो इसके बड़े शेड्यूल में क्या बदलाव किए गए? TOH तो पहले की तरह ही 1.5 साल पर है, लेकिन IOH में एक बड़ा उछाल है। इसे 36 महीने यानी 3 साल से बढ़ाकर 54 महीने यानी 4.5 साल कर दिया गया है। तो WAP4 के लिए समझिए कि जहां पहले उसे हर 3 साल में एक बड़ी हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए जाना पड़ता था, अब RDSO कह रहा है कि आप इतने फिट हैं कि 4.5 साल तक आने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, ये इस पुराने योद्धा की फिटनेस पर एक बड़ा भरोसा है। और इसका POH? उसमें भी इजाफा हुआ है। हाँ, POH में भी अच्छा खासा इजाफा है। इसे 72 महीने यानी 6 साल से बढ़ाकर 108 महीने यानी 9 साल किया गया है। और किलोमीटर की सीमा भी 15 लाख से 18 लाख कर दी गई है। तो साफ है कि बेहतर मेंटेनेंस तकनीकों का फायदा सिर्फ नए ही नहीं बल्कि पुराने लोकोमोटिव्स को भी मिल रहा है। और आखिर में WAG7 जो मालगाड़ियों का एक और भरोसेमंद साथी है, उसके शेड्यूल के बारे में ये रिपोर्ट क्या कहती है? WAG7 के मामले में रेलवे ने जो ठीक चल रहा है उसे न छेड़ो वाली नीति अपनाई है। इसके बड़े शेड्यूल यानी TOH, IOH और POH में कोई बदलाव नहीं है। कोई भी नहीं? जी नहीं, वो पहले की तरह 24 महीने, 72 महीने यानी 6 साल और 120 महीने यानी 10 साल पर ही बने हुए हैं। मतलब कोई बदलाव नहीं? सिर्फ एक छोटा सा बदलाव है। इसके माइनर शेड्यूल में जो IC जांच पहले 180 दिनों पर होती थी, उसे अब 240 दिन कर दिया गया है। अच्छा, तो एक छोटी जांच की अवधि थोड़ी बढ़ाई गई है। जी, इससे लगता है कि रेलवे इस लोको की मौजूदा परफॉर्मेंस से काफी संतुष्ट है और कोई बड़ा फेरबदल जरूरी नहीं समझता। तो कुल मिलाकर हमने जो देखा उसका निचोड़ क्या है? एक तरफ WAG9 है जिसके POH में 6 साल की बढ़ोतरी हुई है और दूसरी तरफ WA7 है जिसमें लगभग कोई बदलाव नहीं। इसका बड़ा संकेत क्या है? देखिए, इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। सबसे पहला और साफ कारण है टेक्नोलॉजी पर बढ़ता भरोसा। नए लोकोमोटिव के पुर्जे अब ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद है।
दूसरा, मेंटेनेंस करने की तकनीक और प्रक्रियाएं भी पहले से बेहतर हुई हैं। सही बात है। लेकिन इन सब का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोकोमोटिव की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। उपलब्धता मतलब वो ट्रैक पर ज्यादा समय के लिए मौजूद रहे। बिल्कुल, अगर एक लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड में कम समय बिताएगा तो वो ट्रैक पर ज्यादा समय तक सेवा दे पाएगा, जो कि भारतीय रेलवे जैसे व्यस्त नेटवर्क के लिए बहुत जरूरी है। एकदम। ज्यादा ट्रेनें चलाने के लिए ज्यादा लोकोमोटिव उपलब्ध होने चाहिए। ये बदलाव सीधे सीधे रेलवे की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोको अब ज्यादा उपलब्ध रहेंगे, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? मेरा मतलब है, क्या मेंटेनेंस के बीच इतना लंबा गैप रखने से किसी छुपी हुई खराबी के बढ़ने का खतरा नहीं होता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन रेलवे ने इसका भी ध्यान रखा है। याद कीजिए, छोटे मोटे शेड्यूल जैसे ट्रिप इंस्पेक्शन और IA, IB, IC को नहीं बदला गया है। हाँ, वो तो वैसे ही है। जी, ये लगातार होते रहते हैं और किसी भी उभरती नई समस्या को पकड़ सकते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में ग्रेस पीरियड का भी जिक्र है। अच्छा, ग्रेस पीरियड। हाँ, यानी शेड्यूल की तारीख से कुछ दिन आगे पीछे मेंटेनेंस करवाने की जो छूट थी वो अभी भी लागू है। इससे परिचालन में लचीलापन बना रहता है और किसी लोको पर अचानक दबाव नहीं बनता। तो आज हमने राजू कुमार जी के सवाल के जरिए इन 4 प्रमुख इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के नए मेंटेनेंस शेड्यूल को लाइन बाय लाइन समझा। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे अनुभव और तकनीक के साथ ये शेड्यूल भी विकसित हो रहे हैं। इसका सार यही है कि भारतीय रेलवे अपने बेड़े, खासकर नई पीढ़ी के लोकोमोटिव्स की विश्वसनीयता को लेकर बहुत आश्वस्त है और इसी वजह से बड़े ओवरहॉल के बीच के अंतराल को बढ़ाया जा रहा है ताकि देश की परिवहन व्यवस्था को और गति मिल सके। सही कहा। और जैसा कि अक्सर होता है, इस तरह के दस्तावेज भविष्य की एक झलक भी देते हैं। बिल्कुल, ये रिपोर्ट सिर्फ शेड्यूल बदलकर खत्म नहीं होती। इसके अंत में जोनल रेलवे से कुछ और मुद्दों पर फीडबैक मांगा गया है। इसमें एक बिंदु भविष्य की ओर इशारा करता है। रिमोट मॉनिटरिंग के लिए कंडीशन मॉनिटरिंग आधारित मूल्यांकन प्रणाली का विकास। ये सुनने में बहुत सेंसीन लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इस पर सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये है कि भविष्य में क्या होगा जब एक लोकोमोटिव सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी असली सेहत के आधार पर मेंटेनेंस की मांग करेगा। मतलब लोको खुद बताएगा कि उसे सर्विस की जरूरत है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो लोको के हर हिस्से पर लाइव नजर रखे और खुद बताए कि मेरे ट्रैक्शन मोटर के बेरिंग में वाइब्रेशन बढ़ रही है, मुझे जांच की जरूरत है। क्या वो किसी बड़ी खराबी के होने से पहले ही उसकी सूचना दे पाएगा? तो ये एक तरह से प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस होगा। बिल्कुल, ये मेंटेनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है जहां हम समस्याओं को होने से पहले ही रोक लेंगे, ना कि होने के बाद ठीक करेंगे।